नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आप लोग हमेशा कहते हैं कि सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, मसले के हल की जानिब जाएं, मसाइल सबको पता है। यही आपकी सबसे पहली गलती है। मसाइल सबको नहीं पता, मसला सबको नहीं पता, तभी चीख चीख के बताना पड़ता है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। याद रखें, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, हाफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बड़ी गहरी बात आपसे कर रहा हूं। इफ यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अभी तक इशू क्या है कि प्रॉब्लम कुछ है और प्रॉब्लम कुछ और बताई जा रही। सवाल गंदुम, जवाब चना। मेन प्रॉब्लम यह है कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम करेक्टली। वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसको जब डिफाइन करने निकलते हैं तो लेमैन, जूजू जूजू, गुगू गुगू, ऐसे जो 5th ग्रेडर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते लोग, उनको हम ये जिम्मेदारी दे देते हैं लेमैन को, क्योंकि खाली उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है कि वो बात कर सके। अंग्रेज़ी मुझे भी बहुत अच्छी आती है, हाँ, अंग्रेज़ी मुझे भी बहुत अच्छी आती है। मैं चाहूँ तो अंग्रेज़ी में बात कर लूँ और करता भी हूँ, पर प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए। हम कुछ और प्रॉब्लम बता रहे हैं। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम क्या, सुनिएगा। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम यह है कि हम टैक्स पे नहीं करते। अच्छा, हमारे मुल्क का प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अच्छा, हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये, अच्छा, यानी आप प्रॉब्लम ये बता रहे हैं, यानी वेस्ट को ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि हम चोर हैं, हम टैक्स चोर हैं, हम प्रॉब्लम ये है कि हम रेंट सीकर हैं, यानी प्रॉब्लम ये है कि हम घर दामाद हैं, घर जवाई हैं, घर पे पड़े रहते हैं, सुस्त हैं। नहीं, आप दुनिया को देखें, जो प्रॉब्लम्स आप अपनी बता रहे हैं, आप अपने आप को गंदा कर रहे हैं प्रॉब्लम बता के। आप मसले का हल नहीं निकाल रहे, आप खुद को गंदा कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं की, और हम ये, इसके माने ये हैं कि आप इतने निकम्मे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। अली नासिर नहीं कह रहा, आप भोले बच्चे बन रहे हो। ये सब अपने आप को गंदा आप कर रहे हैं, यानी आप खुद बोल रहे हैं कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और साथ में आप बोल रहे हैं लग्जरी इंपोर्ट्स को अगर बंद कर दें तो मसला हल हो जाएगा। यानी लग्जरी इंपोर्ट आपके नज़दीक क्या है? औरतों का मेकअप, कुत्तों का खाना, इनके अलावा आपकी सोच ही नहीं जाती। यानी जिस कौम का इज्तिमाई विजन ये बन जाए कि मुल्क को अगर बचाना है तो औरतों का मेकअप और कुत्तों का खाना बंद कर दिया जाए तो मईशत ठीक हो जाएगी। आप खुद सोच लें कि वो कितनी कामयाब होगी। आखिर कुत्ता कितना खा लेगा, कुत्ते कितना खा लेंगे, औरतें कितना मेकअप लगा लेंगी? ये तो आप लोगों का विजन है। आप लोग जब इस विजन से बाहर निकलोगे, आपको पता लगेगा प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है ही नहीं। एक प्रॉब्लम का तो मुझे मना कर दिया कि उस प्रॉब्लम पर अब बात नहीं करनी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, नंबर 1 प्रॉब्लम वही है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन नंबर 2 प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, वो है विजन का। अब जिस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी वो यही है कि दरअसल प्रॉब्लम हमें कुछ और बताई जाती है, सॉल्यूशन कहीं और होता है। अब मामला कुछ इस तरह का है कि बात हुई विंडफॉल टैक्स की। बोला जिन लोगों ने मुनाफा ज़्यादा कमाया है, इन अदर वर्ड्स बैंक, अगर उन्होंने ज़्यादा कमा लिया है, उनको विंडफॉल टैक्स हो गए, तो उन पर हम परसेंटेज बढ़ा लेंगे विंडफॉल प्रॉफिट्स पे, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स, ठीक है, तो हम उस पर लगा देंगे टैक्स। लेकिन मुल्क की मईशत को जो नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या वो टैक्स से सज़ा तो मिल जाएगी, लेकिन मुल्क को हुए नुकसान की भरपाई नहीं होगी। खैर, मैं इसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। आजकल वैसे भी कम दुश्मन बनाने चाहिए, तो बंदा दुश्मन क्यों बनाए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम हो उसी का सलूशन बताएं। डॉलर का इशू था, उसके कुछ पर्टिनेंट रियलिटीज़ थी, लेकिन उस प्रॉब्लम को इस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया कि वो एक
फिजिकल करेंसी सेंट्रिक प्रॉब्लम। खैर इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बेहतरी तो आई है, बात करेंगे। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं कहूँगा कि इस शोबे से वाबस्ता भी हैं और कारोबार भी इनका यही है और महारत भी रखते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शोबे। मलिक बोस्तान साहब, आवाम थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी बेचैन। जहाँ तक बात रही हमारे यहाँ मौजूदा आला क़यादत की, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जगह बहुत इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है और ये एक फैक्ट भी है। स्मगलिंग पर भी काबू पाया गया है, कुछ होर्डिंग हो रही थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, उस मामले के ऊपर भी काबू पाया है। बहुत सारी ऐसी स्पेकुलेटिव मार्केट्स थी जो कि ऑपरेट कर रही थी, वहाँ पर भी फ़ायदा हुआ है। ताहम अवाम के दिल में एक सवाल है और मेरा ख्याल है कि आपके जहन में भी होगा। ताजिर सनतकारों ने कहा कि पाकिस्तान के बुनियादी मसले की वजह डॉलर है और डॉलर की कदर में जो इजाफा हुआ है वो फिज़िकल करेंसी के स्पेकुलेटर्स ने किया है। आप मुतअद्दिद दफ़ा प्रोग्राम तशरीफ़ लाए, आपने बताया कि पूरा डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है, बहुत मुश्किल है और ये गवाह है, पूरा मुल्क ही गवाह है कि डॉलर ख़रीदना एक बड़ा मुश्किल अमल है। तो लोग इधर स्पेकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ जिसकी ज़रूरत है वो कर सकता है या फिर कोई ब्लैक मार्केटर करेगा। बात यह है कि बैंक्स इसमें शामिल तस्वुर किए जाते हैं मलिक बोस्तान साहब, लेकिन आपके ख्याल से क्या मेयरली विंडफॉल प्रॉफिट्स पर टैक्स लगाकर इंसान अपनी गलती से छुटकारा पा सकता है? अगर ये है तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, आप उन पर भी विंडफॉल टैक्स लगाकर उनकी सज़ाएं माफ़ कर दें। इंडिविजुअल जो किसी की मिस्टेक की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ है उसको भी माफ़ कर दिया जाए। तो आगाज़ में ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि 2 दिन से यही चीज़ बाज़गश्त में है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कम आ रही है, तो आपके ख्याल से क्या टैक्स से लगाकर अगर किसी ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा दिया उसको माफ़ कर दिया जाए? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे जी। देखो, इंटरनेशनली जो होता है ना, वो ये कानून है कि जब आप रुपए को फ्री फ्लोट करते हैं फिर डिमांड और सप्लाई पे रेट बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। आपके सामने डॉलर ले लें, यूके ले लें, यूरोपियन यूनियन ले लें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये डेवलप कंट्री है, फ्रांस ले लें, इटली, जर्मनी, इनकी करेंसियाँ 5-5, 10-10% ऊपर होती हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके रिज़र्व भी इतने देते हैं और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। हमारी जो करेंसी है वो ये फुली फ्री फ्लोट नहीं है, ये आधी तितर है आधी बटेर है। इंटर बैंक में ना फ्री फ्लोट करेंसी वो होती है जो कि मैं नाजरीन को समझाता चलूँ कि जो जैसे उनको फ्री मार्केट की फिर ज़रूरत नहीं होती डॉलर ख़रीदने की, कोई फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करने की, क्योंकि फ्री फ्लोट उनके बैंक खुद प्रोवाइड करते हैं। उनके अकाउंट के अंदर ही ये फैसिलिटी मौजूद होती है। फ़र्ज़ किया आपका 1 करोड़ रुपये पाकिस्तानी का अकाउंट है और आप चाहते हैं कि मैं उसमें यूरो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो बैंक ही आपको जो करंट इंटर बैंक रेट होगा उस पर यूरो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो इसको फ्री फ्लोट कहा जाता है। अब हमने सिर्फ एक्सपोर्टरों के कहने पे 98 से पहले हमारी तो फिक्स करेंसी थी और इतना बड़ा ये बैंक कमाते ही नहीं थे। और बैंकों को जब जो ही फ्री फ्लोट हुआ और आप देखें 2008 तक इनके मुनाफे बिल्कुल मिनिमम थे और बहुत कम थे, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम थे, यानी कि आप उनसे 200-300% ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने 2008 के बाद कैप हटा दिया। ये सागडार साहब ने 98 में लिखाया, प्रेसिडेंट साहब ने उसको जारी रखा। उसका नतीजा ये लेकर आपकी GDP बढ़ गया, आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, पाकिस्तान का कलेक्शन बढ़ गई, हर चीज़ एक मुस्तहकम होगी, स्टॉक रिकॉर्ड हाई किया और कलेक्शन आई हुई, सारी चीज़ें आपकी बेहतर जा रही थी 2008 तक। उसके बाद आपने इसको कैप हटा दिया और डॉलर को फ्री हैंड दे दिया, अपनी मार्केट के मुकाबले में छोड़ दिया। उसका नतीजा डॉलर 60 रुपये से बढ़ के आज तकरीबन 300 के करीब पहुँच गया और हमारे कर्जे जो हैं वो खरबों में पहुँच चुके हैं और हमें इस वक्त इतना हमारा रेवेन्यू नहीं है जितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये गलत पॉलिसी का नतीजा है जिसकी सज़ा पूरी आवाम और पूरे मुल्क हो चुका है। जो चंद लोगों ने डॉलर कमा लिए, चंद बैंकों ने मुनाफे जो है 100 वालों को मुनाफा कमा लिया और अब उसमें जो है विंड इसलिए लगाया जा रहा है कि ताकि इनको पता हो अगर ज़्यादा ओवर सट्टा करके करेंगे तो फिर उसमें से टैक्स भी देना होगा। उनको काबू करने के लिए ये मॉनिटरिंग टूल होते हैं जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। और ज़ाहिर है ये भी नहीं कर सकती बैंक के इंटरनेशनल हमारी लॉबी, अगर बैंकों में कोई आँच आती है तो पूरे पाकिस्तान की मैशत रुक जाए। तो इसका पूरी दुनिया में ये कानून है कि आप कोई वायलेशन करता है फाइनेंशियल तो उसके ऊपर प्लेंटी होती है, सज़ा। ये नहीं होती उस कारोबार को बंद कर दीजिए। पाकिस्तान की
हमेशा उल्टी गंगा बहती है, यहाँ कहे ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, उस कारोबार को ही ख़त्म कर देते हैं, या उसको कंपनी को या उस कारोबार को बंद कर देंगे, सील कर देंगे, चाहे आइए वो FBR वाले हों या FIA वाले हों या हुकूमत खुद हो। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, उसने वायलेशन पेनल्टी लगाई, पूरी दुनिया में ऐसे ही करती है। कारोबार में आपके लोगों को रोज़गार जाता है, आपका टैक्स जाता है, बदनामी अलग होती है। तो ये चीज़ें ठीक है, ये बिल्कुल सही फैसला है, इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए। बैंकों ने अगर ज़्यादा मुनाफा कमाया है, सट्टेबाजी, अच्छा, और पिछले सालों में भी अब उसको बंद कर दिया जाए और उनको जो खिलाफ जो है ये पूरी दुनिया में बदनामी अपने सर मोल ले। अच्छा, पिछले सालों में भी उन्होंने ऐड कर दिया, मेरे ख्याल से शायद 2 साल और इजाफा कर दिया है कि अगर माजी के अंदर भी उन्होंने कमाया, बाज़गश्त में जो खबर है, हो सकता है गलत हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि माजी के सालों में भी अगर विंडफॉल प्रॉफिट हुए हो तो शायद उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, सही है। देखो, मॉनिटरिंग जो बॉडी होती है, जो रेगुलेटर होता है, वो ये काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में किसी भी बैंक को बंद नहीं किया जाता, उसके ऊपर देखो वहाँ एक्शन ज़रूर लिया जाता है। जो बंदे इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सस्पेंड किया जाता है या उनको मतलब कहते हैं कि इनको रिज़ाइन ले ले। यही तरीका है हमारे। तो मैं बताया ना, ये तरीके जब आ जाएंगे तो लोग आप फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी बैंकों में आ रही, क्यों? बैंकों को मुनाफा इतना ज़्यादा है, किसी भी इंडस्ट्री में इतना मुनाफा है, इनके कैपिटल से 200 गुना ज़्यादा मुनाफा है। तो ऐसा कौन सा कारोबार है जो एक साल में आपको डबल मुनाफा दे दे? तो ये उसकी वजह ये कि फॉरेन एक्सचेंज में और इनको जो इतनी प्रोडक्ट हैं जिनकी इनको पैसे ही पैसे, सर्विस का इतना पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, ये टैक्स भी देते हैं, ज़ाहिर है इनको 40% टैक्स भी देना पड़ता है, तो कमा लेकिन उससे ज़्यादा ये फिर भी कमा रहे थे। लेकिन ठीक है, ये सही तरीका है, इसको मैं समझूँ इस पर क्रिटिसाइज़ करना मतलब लाइल भी अच्छा, हो सकती है। माजरत के साथ एक चीज़ आपके तवज्जुह से भी, और अगर स्टेट बैंक वाले भी सुन रहे हों, एक खलीफा हैं हमारे यहाँ जिनको बहुत खिलाफत का शौक़ है। शोबा तो उनका टैक्स है, लेकिन मैं उनका नाम लिए बगैर कह रहा हूँ कि वो ये बार बार शोशा छोड़ रहे हैं, 5000 का नोट बंद कर दे, 5000 का नोट। इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक फैल रहा है, और मेरे ख्याल से स्टेट बैंक को इसके अंदर वाज़ेह क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इस पैनिक की वजह से बैंक्स पर भी प्रेशर बढ़ेगा और मार्केट्स के अंदर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो मैं चाहूँगा इसको भी ज़रा वाज़ेह करें कि क्या इससे कोई फ़ायदा है। शफरजादी साहब की आप बात कर रहे हैं, हाँ। वही इस तरह के बयान देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? अगर सही कह रहा हूँ तो कम से कम कह दें, कोई आप गलत बात नहीं कह रहे। नहीं, मैं लेकिन हाँ, हकीकत है उनकी ये स्टेटमेंट जो पहले तो उनकी 2 साल ये स्टेटमेंट चलती रही कि पाकिस्तान टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो गया बस। अब आज गया कल गया, वो भी अल्लाह ताला ने कर्म किया, वो उनकी पेशन गोई गलत हुई। फिर उसके बाद उन्हें जी एक्सचेंज कंपनी बंद होने वाली हैं, 2 महीने वो प्रोपेगेंडा करते रहे। हमने बोला भाई, मैंने उन खुद अपने प्रोग्राम में कि भाई शब्बर साहब आपको क्या दौरा पड़ता है, एक्सचेंज कंपनी तो पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा जी कहीं भी दुनिया है ही नहीं, कहीं किसी जगह पे। अब जो है उन्होंने पिछले 2 नवंबर को IMF का वक्त आया, 1 नवंबर को बिजनेस रिकॉर्ड में उन्होंने ये शोशा छोड़ दी कि डॉलर जो है 340 को होने वाला, इसकी वैल्यू यही है। अब परसों उन्होंने कोई अच्छी स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तानी मैशत जो है ट्रैक पे आ गई है, और आर्मी चीफ पे भी वो बड़े तारीफ़ कर रहे थे। तो पता नहीं उन्होंने किसी समझाया है या उनको खुद अक्ल आ गई है। तो ये अच्छी बात है, और अच्छी पॉजिटिव बातें करें, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। पाकिस्तान को जो कौम मायूस हो जाती है वो समझो फिर तरक्की भी नहीं कर सकती, और वो दम तोड़ देती है, कभी जीत भी नहीं सकती। मायूसी तो पाकिस्तान में क्या, इस्लाम में कुफर है। अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, और हमारी यही उम्मीद है पाकिस्तानी रुपया जो आप मैं बताता चलो, आई का वक्त आया है। पहली दफ़ा निगरान हुकूमत ने फर्स्ट राउंड में ही उनको जो है मुतमिन कर दिया, और जो है वो मुतमिन होकर चले गए, और बड़ी उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इज़हार किया। और मैं समझता हूँ 7 दिसंबर को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इंशाल्लाह मुआहदा हो जाएगा, ये 71 अरब करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल जाते हैं। तो 6 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक, एशिया तरक्याती बैंक, इस्लामी बैंक से मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान के दरवाजे जो फॉरेन एक्सचेंज के खुल जाएंगे, और ये मैं डॉलर देखा आप जो ही मैं सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। मैं अनाउंस हुआ डॉलर 290 से कम हो गया, आज अल्लाह का शुक्र है तो 285 पे आ गया, 5 रुपये गिर चुका है, और भी गिरेगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे जो ही फंड आएंगे तो ये फिर तेज़ी से गिरेगा। अभी लोगों को थोड़े से जो पाकिस्तान के पॉजिटिव सोच रखते हैं वो तो समझते हैं कि मजबूत रुपये मजबूत पाकिस्तान है, और इसका लेवल जो है मैं बार बार कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि ये कभी मलिक साहब इस चीज़ से बार बार कोड करके एक ही बात कहते हैं कि रुपया जो है मजबूत होगा और डॉलर गिरेगा। तो मैं हमेशा ये कहते रहूँगा जब तक मेरी ये कोशिश है पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा तो हम तरक्की करेंगे। अच्छा, यहाँ पर रूट ऑफ द प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, जो शायद ताजिर सनतकार डिस्कस करने से थोड़ा सा घबराते हैं, और वो फिर कभी मलबा आप पर या कभी एग्रीकल्चर पर या कभी किसी और सेक्टर पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। वो जो इशू है
मलिक बोस्तान साहब, वो बड़ा प्राइमरी, बड़ा बेसिक इशू है, वो ये है कि तिजारती खसारा बहुत वसी है। इस गैप को कवर करने के लिए रेमिटेंसेस पे रिलाई करना पड़ता है, जबकि इस गैप को जो है वो कवर करना चाहिए इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स में। अनफॉर्चुनेटली ये तो ताजिर सनतकारों की, मेरे नज़दीक, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से उनकी नाअहली है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद कि एक्सपोर्ट करना बहुत कम्पेटिटिव है। क्या कहते हैं आप, इस पर उनको वर्क नहीं करना चाहिए, ना कि जाके तोहमतें लगाना, ये महंगा वो महंगा, उसका कसूर ये जिम्मेदार, क्या कहते हैं आप? देखो जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। हमारा एक्सपोर्टर जो है उसको लत पड़ गई है सब्सिडी की, प्रीपेड की, उसके बगैर वो स्टार्ट ही नहीं होता। और जब तक उसके पेट्रोल नहीं डालें, उसको पता ना चले कि इतना उसको मुनाफा है, तो फिर वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, वरना यहीं रोक लेते हैं। तो ये उनकी, मैं समझता हूँ, मुल्क से मोहब्बत नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी में आता है। जो एक्सपोर्टर अच्छे हैं वो तो काम करें, लेकिन जो लोग इसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, देखो IMF यही कहता है कि आप सब्सिडी न दें, मुकाबले की सकत पैदा करें, दुनिया का ये मुकाबला करना सीखें। जब आप इनको ये मराहत देते हैं तो फिर ये उस मराहत के बलबूते पे जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो होता भी यही है। अभी जितने हमारे इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उसमें सारे मैं नहीं कह रहा कि ये चंद लोगों के, आपने मीडिया में पढ़ा होगा, तो हुकूमत अगर किसी इम्पोर्ट को सस्ता करनी, ड्यूटी फ्री करती है, ये उसकी ओवर इन्वाइस कर देते हैं। अब सोलर में हुकूमत का मकसद एक ही था कि सस्ती बिजली हो, ताकि लोगों को बिल ना देने पड़े। कम से कम जो 25-30 बड़ी गड़बड़ हुई है उसमें, तो उन्होंने ओवर इन्वाइस करके अरबों डॉलर जो है बाहर ले गए। अब अभी तो एक आदमी को पकड़ा है जिसने जो है $10 की सोलर की प्लेट थी, उसने $50 की उसकी इन्वाइस बनाई, $40 उसने। अब IMF ने इसके ऊपर भी खदशात का इजहार किया, कोई कानून बनाया ऐसे लोगों के साथ। इसको ट्रेड मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जब एक्शन नहीं होगा तो इनके हौसले बढ़ते हैं। हमारा मॉनिटरिंग निज़ाम इतना, मैं तो जो आला हुकाम से मेरी मीटिंग हुई है उसमें मैंने यही कहा है कि पोर्टल होना चाहिए पूरी दुनिया की जितनी, अब तो डिजिटल दौर है, जो भी इन्वाइस है उसके अंदर से होके जाने की और अंडरटेकिंग होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल सिस्टम को उन्होंने किसी तरह सरकमवेंट किया ना, क्योंकि जब टैक्सेशन किसी चीज़ पर नहीं है तो जाहिर बात है फिर अथॉरिटीज़ की नज़र भी इतनी नहीं होती कि इसकी इन्वाइसिंग जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि टैक्स तो लगना नहीं है। अब उनको शायद पता ही नहीं लगा इतना बड़ा गेम हो गया, या पता लगा आपको? ये हमारे लोगों में ऐसे ये ज़मीर फरोश लोग बैठे हैं ताजरों में, और जो कि उनको पाकिस्तान से ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। इन हालात में भी पाकिस्तान $1 का मोहताज है, $1 के लिए मिन्नतें करेगी हमारी हुकूमत, हमारे लीडर, लेकिन वो फिर भी लूट मार में गिद्ध हैं, नोच रहे हैं मुल्क को। अच्छा, आज एक चीज़ जेन्युइनली आपसे पूछनी है मैंने, जेन्युइनली बड़ा खुल के बताइए। ये बात एक फैक्ट है कि पाकिस्तानियों के पैसे डॉलरों के अंदर बाहर पड़े हुए हैं और बड़े सरमायाकारों के पड़े हुए हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन निकली है, बाहर के ममालिक में जायदादें भी हैं पाकिस्तानियों की, डॉलरों में भी हैं, पाउंड में भी हैं, यूरो में भी हैं। बात यह कि सर सबसे पहली ड्यूटी तो उन लोगों की बनती है ना कि वो अपने पैसे वापस लेकर आएँ। क्या कहते हैं आप? देखो, ये मेरी पिछले गुज़श्ता हफ्ते जिसमें बड़ी आला हुकाम से मीटिंग हुई, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब थी, गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, और भी सारे लोग थे। तो मैंने ये आप वाली बात पॉइंट आउट की कि मैंने कहा जी देखो, इस वक्त हमें मॉनिटरिंग, एक्शन और रिक्वेस्ट की ज़रूरत है। तीनों काम हमने इस टूल यूज़ करने हैं। रिक्वेस्ट ये है कि जितने लोगों का बाहर पैसा पड़ा, ऑन रिकॉर्ड में बताऊँ पिछले 30 साल में तकरीबन $180 अरब पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में गए। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, जो कि रिकॉर्ड मौजूद है। और तकरीबन $500 अरब पाकिस्तानियों का एक अंदाजे के मुताबिक बाहर जो जायदादें हैं, उनसे पूरे दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ के पाकिस्तानी की जायदादें ना हो। और दुबई तो नंबर 3 पे, और किस तरह UK में, अमेरिका में, कनाडा में, कोई मुल्क छोड़े ही नहीं जहाँ इनकी जायदाद नहीं है। तो अब तो कानून बन गया। मैंने ये भी कहा है, अब देखो मैंने उनसे ये भी बात रिक्वेस्ट की है, DG FIA साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, और मैंने कहा जी आप जो भी इस वक्त 500 FIR आपने काटी हैं, लेकिन एक बंदे को सज़ा नहीं हुई। क्यों? कि बेनिफिशरी को तो आप पकड़ते नहीं। हवाला ऑपरेटर जो होता है वो तो एक बकरा होता है, वो तो उसके कोई भी ख़रीदना कोई मुश्किल काम नहीं। जिसने भी अपना काम कराना है उसको ख़रीद के उसे काम करवा लेगा, लेकिन जो काम करवा रहा है उसके ख़िलाफ़ तो FIR में आप नाम ही नहीं डालते। उन्हें मैंने ये भी बताया है कि अब कानून बन गया है पूरी दुनिया में, कोई भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा इलीगल तरीके से बाहर भेजेगा, तो आप जब इन हवाला ऑपरेटर को पकड़ें, FIR में उनका नाम लिखें जिनके अकाउंटों में ये पैसे गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, उनका नाम तो डालें, फिर इंक्वायरी करें, फिर एविडेंस कलेक्ट करें। अगर आपके पास एविडेंस आ जाता है तो आपको ये राइट है हुकूमत पाकिस्तान को कि उस मुल्क को लिखे कि ये हमारा शहरी है, ये इलीगल तरीके से मनी ट्रायल इसका लें, इसने हमें दिए नहीं, आप इनसे ले लें, वरना इसके पैसे हमें वापस करें। तो वो वापस करने के पाबंद है, ये कानून बन जाते हैं इंटरनेशनल, इससे हम फ़ायदा उठा के अरबों डॉलर वापस ला सकते हैं। अच्छा, क्या अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछनी है, ये अभी जो इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं,
निज़ाम में आपके फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए। इसमें इन्होंने सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ये की है कि इन्होंने साइजेस के हिसाब से कह दिया कि जी ये बड़ी हैं, इनके साथ मिलजुल जाओ, कैटेगरी ए बन जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तो इन्होंने छेड़ा नहीं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को या तो लूसन करें, थोड़ा आसान करें ताकि हम लोग आसानी से डॉलर ख़रीद बेच सकें, आप लोगों को कोई एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करने का इख्तियार दें। मतलब समझ में नहीं आया, यानी बंधे हाथों के साथ मज़ीद क्या और ये चाह रहे हैं आपसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा मुझे एलेबरेट करके बताएं ताकि मुझे क्लियर हो बात। देखो ये पूरी दुनिया में मर्जिंग सिस्टम हो रहा है और कितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें हैवी कैपिटल रखता है कि हैवी उनसे ड्यूटी प्लेंटियाँ लिए जाएं। जब उसका कैपिटल नहीं होता तो प्लेंटी दे ही नहीं सकता और वायलेशन उसे बड़ी कर देता है। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ये उसमें हम उसको वेलकम करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जहाँ तक ये बात आपने की है कि रेगुलेटरी जो है सिस्टम और एक्सचेंज में इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ, वाकई इसमें कोई शक नहीं। लोग हमारे से लड़ते हैं और जी हम एक्सचेंज कराने हैं या आपसे उधार लेने आए हैं, तो वो क्यों, हम तो एक्सचेंज कराने हैं। वहाँ पे यकीन करें एक जगह मैंने देखा कि वो खातून आई थी, बापर्दा थी मनी चेंजर उनको कहता कि कैमरे के सामने आया आपकी तस्वीर लेनी, कह रही है मैंने रिश्ते के टाइम फ़ोटो नहीं दी थी तो आप मेरी फ़ोटो ले रहे हैं क्या भाई, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। तो मैं परेशान हुआ, मैं ख़ुद बड़ा परेशान था कि हमारे मुल्क के अंदर जहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं और अंगूठा भी लगवा लेते हैं ये वो, उसके बाद भी इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करना भी। क्लाइंट आया है, किसी काम के लिए आया, कारोबार के लिए आया, कल अगर कोई दूध का डब्बा ख़रीदने के लिए सुपरमार्केट में जाता है तो क्या हम उसके अंगूठे का निशान और उसकी तस्वीर खींचेंगे। देखें ये कमोडिटी है फॉरेन एक्सचेंज, इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है अगर जायज़ तरीके से की जा रही है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसमें आसानियाँ पैदा करें। मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, मईशत को हमने वेरियस एंगल से देखा, लेकिन दो इशूज़ जो हैं ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में है। एक तो अपनी शोहरत की वजह से है, ज़ाहिर बात है हम भी हाइप क्रिएट करने में मीडिया भी शामिल है उसके। आप पता होगा अभी भी कुछ देर पहले पट्टी चल रही थी कि स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंदतरीन सतह पर आ गया, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक मामला है मलिक बोस्तान साहब, वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। ये तो वो है ज़ाहिरी तौर पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन सरमायाकारी इस मुल्क के अंदर GDP का लोग कहते हैं, हो सकता है गलत हो, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट में भी GDP का सबसे बड़ा हिस्सा ओपन प्लॉट्स है, जो कि मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है, पर एनीवे लोग कहते हैं ये बात। प्रॉब्लम ये है कि अचानक वो बिल्कुल सप्रेस हो गई है मार्केट। एक बहुत बड़ा हिस्सा सरमाए का वो पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का उसमें ज़ाया हो गया है, महलूल हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टेट ऑफ पैनिक है, कराची तक खैबर स्टेट ऑफ पैनिक है। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों के मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं जो निजी सेक्टर में। तो मैं चाहूँगा थोड़ा उसके लिए भी बताएं और ये बताएं कि सरमायाकारों का जो इतना बड़ा सरमाया ज़ाया हो गया, शायद पाकिस्तान के लोगों का कहना ये हो सकता है पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे के बराबर लोगों का कहना हो सकता है गलत हो बिल्कुल, उतना बड़ा हमारा शायद रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टेड है। क्या कहते हैं आप? देखो आपने बड़ी अच्छे पॉइंट दोनों रेज किए हैं। सबसे पहले मैं स्टॉक की बताता चलूँ, ये अल्लाह का बड़ा करम है, स्टॉक जो है लाइफ टाइम हाई डेली बना रहा है और जो है मैं समझो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। और होना तो यही चाहिए, जिस तरह स्टॉक बढ़ा है इस तरह रुपया भी बढ़ना चाहिए, लेकिन रुपया उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। अब स्टॉक में पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को ये एडवाइस की है, हमारे इन्वेस्टर को और हमारे ट्रेडर को और हमारे बिजनेसमैन को, आप जो है बैंकों से लोन लेने की बजाय स्टॉक के ज़रिए पैसा कलेक्ट करें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा, लोगों को डिविडेंड फंड मिलेगा, मुनाफा अच्छा दें। और आप अपने पूरी दुनिया में यही प्रैक्टिस है। हमारी तो स्टॉक बहुत कम, ये 57,000 सामने तो आ रहा है, लेकिन इसके सिर्फ 2 लाख लोग हैं जिनके पास स्टॉक शेयर है, सिर्फ 2 लाख 25 करोड़ में से, और इसका वॉल्यूम सिर्फ 10 अरब डॉलर है। यानी आपका कहना ये कि ये 2 लाख लोग ही आपस में, हाँ, ये आपस में जो है इसमें से 10% होगी तो मोनोपोली वो जिधर चाहे मार्केट को ले जाए। एक तो इसका वॉल्यूम को बढ़ाना चाहिए, आवाम तब भी आएगी जब डिविडेंड और मुनाफा आप ज़्यादा देंगे लोगों को, तो ज़ाहिर आप पैसा ज़्यादा आपके पास कैपिटल आएगा, आप उसकी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और इंडस्ट्री लगाने का मकसद ही पब्लिक लिमिटेड तब भी की जाती है कि आप पब्लिक से पैसे शेयर बेच के, लेकिन हमारे क्या करते हैं जो भी फैक्ट्री लगाता है वो शेयर खुद ही खरीद लेता है अपने अंडर द टेबल, और फिर उसकी पूरी मार्केट में जब बढ़ाना होता है तो मांगने शुरू कर, जब किसी के पास होगा नहीं तो उसका रेट बढ़ा के फिर आम पब्लिक को फंसा देते हैं। तो ये प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए ताकि लोगों का एतमाद ख़राब ना हो। और मैं समझता हूँ इस वक्त 2015 में 30%
5 से 4 अरब डॉलर की जो है बाहर का इन्वेस्टर था, अब हमारे पास 1 अरब डॉलर से भी कम रह गया। तो बाहर का जब तक इन्वेस्टर नहीं आएगा तो हमें भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों ने बनाई हुई हैं स्टॉक में शेयर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और जो अपने जो हमारे सिक यूनिट है, ये जो हमारे वर्ल्ड बैंक ने यही कहा है कि इनको आप स्टार्ट करें और स्टॉक के ज़रिए इनको स्टार्ट करें, लोन ना लें ताकि आप चला नहीं सकेंगे, इतना हैवी लोन है। क्या निजकारी का अमल भी पब्लिक ऑफरिंग के जरिए, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किया जा सकता है, ज़्यादा शफाफ होगा, क्या कहते हैं आप? यहाँ बिल्कुल देखो, असल चीज़ है आप लोगों को ईमानदारी जब आएंगे तो अल्लाह आपकी हेल्प भी करेगा। हमारी तो चंद लोगों को, सारों को मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस दिन उन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, फिजिबिलिटी बने, साथ ही उन्होंने डिफ़ॉल्ट का भी कॉलम रखा हुआ होता है। हमने इसको डिफ़ॉल्ट कैसे करना है, उस मशीनरी को हमने चुराना कैसे है, और वो पैसा जो है बैंक के ऊपर बैड लोन में शामिल कर देना, और 10 रुपये की चीज़ हमने 1 लाख की शो कर देनी है। तो ये सारी प्रैक्टिसें ख़त्म करेंगे तो तभी बरकत आएगी। जब तक बेईमानी करते रहेंगे तो कहाँ से बरकत आएगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान के इस वक्त बड़े आपके सरमाए की ज़रूरत है, और सरमायाकारी करें और अच्छी नीयत से करें, और आपको फल भी अच्छी मिलेगा इंशाल्लाह। अब जहाँ तक आपने बात की है रियल एस्टेट की, इसमें भी मैं समझता हूँ स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हुई है स्टॉक की तरह। मैं अब नाम नहीं लेता, लेकिन चंद कंपनियों ने पाकिस्तान को इतना नोचा है गिद्ध की तरह, और अपना सारा सरमाया बाहर ले गए। आप उनके दुबई में जजीरे ख़रीद रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, और यहाँ जितनी भी फाइलें 1,000 एकड़ ख़रीदते हैं, 10,000 एकड़ की फाइलें बेच देते हैं, और हमारा कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। जो हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज हवाले के ज़रिए ये लोग ले गए। ये जो 500 अरब डॉलर में कहें, इनकी जायदादें से कई गुना ज़्यादा हैं। तो जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में आपको जवाब दिया, अब तो कानून बने, मनी ट्रायल लें, इनसे पैसे वापस लें, और इनको अच्छे तरीके से नहीं लाते तो फिर कानून की जद में ला के इनको हथकड़ियाँ लगाए। जैसे मंसूर हक को इन्होंने लगाए हथकड़ियाँ लगाई, नेवल चीफ होने के बावजूद वो यहाँ आया, और उसके बाद एक्शन में जब आते हैं, जब नेवल चीफ जो है आपकी गिरफ्त में आ सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है? खैर ये तो एक बहुत मैं ये देखो पाकिस्तान इनकी किए की सजा भुगत रहा है। ये जितने हमारे लोन बढ़े हैं, जितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिफॉल्ट किया है, ये सारे किए गए दरा करप्शन का है। वो करप्शन की पैसा जो है प्रॉपर्टी में आया, और प्रॉपर्टी वालों ने वो पैसा बाहर ले गए, उसकी आड़ में उनको जो है एग्जाम्पशन। अच्छा, लेकिन इस नुक्ते पर मैं आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाहिर तो ये किया कि वो बड़ी नेक नियति से कुछ रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ, लेकिन जो पैसे इकट्ठा करने के बाद बाहर ले जाने वाला अमल था वो बड़ा अफसोसनाक है। और बहुत सारा पैसा मैंने सुना है कि पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा किया गया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो नुकसान हुआ मुल्क का, इसका कौन जिम्मेदार होगा और उसकी भरपाई कैसे होगी? और ये यकीन करिए आवाम का पैसा था जो लगाया गया, वो अपनी वैल्यू भी उसने रिटेन नहीं की। अगर वैल्यू रिटेन की होती तो हम कहते चलो फिर कमा लेंगे, या फिर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी तरह प्रोडक्टिव। क्या कहते हैं आप? देखो, इसमें करना जो कुछ करना है हुकूमत ने करना है, और किसी ने आके नहीं करना। और इनको अभी भी ये इस पर किया जा सकता है। इनको एक दफ़ा मैं समझता हुकूमत की तरफ से अपील है, जो भी पैसे अपना वापस लेके आए, डिक्लेयर करें, जहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स दें। पूरी दुनिया में होता है, जो अमेरिका का कोई भी शहरी किसी भी मुल्क में होगा, उसी बैंक के लिए, उस मुल्क के लिए कानून है, उसका आप जो ही वो प्रॉपर्टी ख़रीदा हमें आप इन्फॉर्म करेंगे, और उस पर टैक्स देगा, वहाँ यहाँ भी देगा और वहाँ भी देगा। तो हमें भी ये कानून इंट्रोड्यूस है, कानून है हमारा, लेकिन अमल नहीं है। हमें तमाम जितने भी बाहर पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टियाँ ली हुई हैं, जो उन्होंने उसको डिक्लेयर करें, और उनके ऊपर जो है डिक्लेयर नहीं करते फिर एक्शन लें, और उनके ऊपर उनसे टैक्स लें वहाँ डॉलरों में, तो तब जाके फिर भी ठीक है। या उन्हें कहें जी आप हमें डॉलर वापस मुल्क में लेके, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बैंकिंग चैनल से वापस ले गए हम, ताकि पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज की जो इस वक्त क्राइसिस से निकल सके। और नहीं तो फिर आपकी जैसे मैंने बताया कानून बन गया, मनी ट्रायल लें और फ्रीज़ कराएं उनकी प्रॉपर्टियाँ। जब फ्रीज़ होएंगी तो खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। तो इसमें हुकूमत ने करना है। और इसके अलावा मैंने हुकूमत को ये भी तजवीज़ दी है, जितने भी हवाला ऑपरेटर आपने पकड़े हैं, उनकी FIR कटें, उनको बुलाएं, उनको प्यार मोहब्बत से वादा माफ गवाह बनाएं, डंडा ना चलाएं उनके ऊपर। वो तो बकरे थे, उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने फैसिलिटेटर थे। जब उन्हें आप कहते हैं कि आपको ही सज़ा मिलेगी, कराने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कराने वाले भी बड़े बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं। उसमें हमारे इम्पोर्टर भी बहुत ज़्यादा जो अंडर इन्वाइस करते हैं, वो सारे का सारा पैसा हवाले से सेटल होते हैं। यहाँ रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, हमारी जो है
कस्टम का आप डेटा चेक कर लें, हमारी इस दफ़े भी चाइना से जो है हमारी 13 अरब डॉलर उसने एक्सपोर्ट किया, हमने 8 अरब डॉलर इंपोर्ट शो करें, 5 अरब डॉलर तो सीधा सीधा टीका आपने इधर लगा दिया। जहाँ आपकी चीज़ें महंगी होती है, ड्यूटी ज़्यादा है उधर ये इनवाइस कहते हैं, या ड्यूटी फ्री होती है उधर ओवर इनवाइस कर देते हैं। तो ये वाइट कॉलर को आप नहीं पकड़ेंगे, जितने भी हवाले वाले ऑपरेटर हैं उनको बाद माफ बनाएं, इनके अकाउंट लें, इनके नाम लें, इनके एफआईआर में शामिल करें, इनके खिलाफ एक्शन लें, तो खुद ब खुद ये सही हो जाएंगे। एक और चैलेंज आपसे पूछना था, एक और बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ये कहते हैं कि साहब एक्सपोर्टर्स की जो प्रोसीड्स आती हैं, एक तो आपने जैसे बताया कि अंडर इनवाइसिंग से ये उसको कंसील कर देते हैं, इवन एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ कि ये पैसे जो हैं बाहर ले लेते हैं मुल्क से, कहीं और रिसीव कर लेते हैं। अब काफ़ी अरसे से मैं ये सुनता आ रहा हूँ लेकिन इसकी सदाकत से वाकिफ़ नहीं हूँ। और दूसरा ये है कि ये कैसे रिटेन करते हैं किसी और मुल्क के अंदर, फिर वो सिलसिला क्या है, क्या वहीं छोड़ देते हैं पैसे, कभी फिर मुल्क में नहीं लाते, क्या कहते हैं आप? देखो होता है एक कहते हैं मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। चंद लोग हैं, 5% है ये लोग जिनका कारोबार ही यही है फ्रॉड करना और ओवर इनवाइस करके और अंडर इनवाइस करके पैसा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का लाया कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ओवर इनवाइस तब होती है जब आप ड्यूटी फ्री करते हैं और जो उसमें जो है इम्पोर्टर करते हैं। अब अंडर इनवाइस जो है ओवर इनवाइस एक्सपोर्टर भी करते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया एक चीज़ है यहाँ पे वहाँ पे वो अंडर इनवाइस करेगा $10 की, मैं कोई भी एक आइटम ले ले, वो उसकी इनवाइस बनाएगा $1 की। अब वहाँ उसको मिल रहे हैं $10, यहाँ से उसको हुकूमत में वापस ले जाएगा $1 $9, वही जो आप कह रहे हैं वो बाहर उसके अकाउंटों में चला जाता है और बाहर वो फिर पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं इन इनवाइसों की मॉनिटरिंग करें या इनको पकड़ें, यानी वो हमारे सिस्टम में नहीं आता। इन अदर वर्ड्स वो ट्रैक करना, इनवाइस भाई हमारे पास मॉनिटरिंग का निज़ाम ही नहीं है। ये जो अंडर इनवाइस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि हलाल गोश्त का काम करती थी, वो $1 का 1 किलो इनवाइस में शो करती। बड़े अरसे बाद कुछ 4-5 साल बाद इनको पता चला कि इतना अरबों डॉलर बाहर ले गए, कोई एक्शन नहीं हो उसके खिलाफ। बस तो ये ऐसी चीज़ें जब हमें उसमें बीच में उनको छोड़ देते हैं तो फिर यही होता है, फिर उनको खूब बेखौफ हो जाते हैं। लोगों के मईशत के मुतालिक जितने सवालात हैं ना आजकल के दौर में तो सियासत से जुड़े हुए हैं। मलिक बोस्तान साहब, बात थोड़ी अजीब सी है लेकिन आपको पता है कि ये दोनों आपस में ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि इनसे बचा नहीं जा सकता। लोगों की मुख्तलिफ उम्मीदें हैं, सरमायाकारों की भी, ताजरों की भी, सनतकारों की भी। तो अगर कैलकुलेटर के हिसाब से जाऊं तो फिर तो शायद 100 दिन से कम की हुकूमत रह गई अगर इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाते हैं, जो तारीख़ जो है बड़ा सुनह फाल देख के निकाली है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके इसके बारे में क्या तासुरात हैं कि इलेक्शन का 8 फरवरी को टाइमली हो जाना। दूसरा ये कि मुस्तकबिल के अंदर आप क्या देखते हैं, कौन सी सियासी जमात है जिसने अपनी माशी टीम तैयार की है कि वो आगे के हालात को संभाल सके? जी, वो कहते हैं ना आजमाया हुओं को क्या आजमाना, इसमें आजमाए हुए लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ पुरानी पार्टियाँ हैं सारी, कोई नई पार्टी तो है ही नहीं। PTI ले लें, MNUN ले लें, पीपल पार्टी ले लें, अब 3 पार्टियां और जो है इस्तेकाम पाकिस्तान, एक दो कोई और नाम मुझे याद नहीं क्या क्या बनी है जो PTI के हिस्सा थी पहले। तो ये बड़ी अच्छी खबर है मुल्क के लिए पाकिस्तान के। देखो जिस दिन से इलेक्शन का ऐलान हुआ है पाकिस्तान की मैशत ने टेक ऑफ करना शुरू किया। माशी इस्तेकाम का जो सियासी दरवाज़ा है वही उसी से होकर मैशत बनती है। तो पूरे मुल्क भी, पूरी दुनिया में ये चाहती है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और वो वाली जो हुकूमत है जिसके अवाम की हमायत हासिल हो और वो खुले दिल के साथ अपना काम कर सके। तो मैं समझता हूँ मैं सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारा जितनी भी सियासी जमातें वो अपना मंशूर अनाउंस करती हैं, बड़े किताबचे समझती हैं, बड़े सुहाने ख्वाब दिखाती हैं लेकिन अमल नहीं करती। तो इसके लिए एक कानून बन जाना चाहिए, जो जमात अपने मंशूर पे अमल नहीं करे उसका अगले इलेक्शन में उसको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्यों? ये सब्ज़दार दिखा के लोगों को ट्रक की बत्ती पीछे लगा देते हैं, फिर काम नहीं करते। तो ये कानून फ़ौरन बनना चाहिए और उसमें जमातों को इस पर एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। जो जमातें इस दफ़ा इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, जो मंशूर अनाउंस करेंगी, अगर जो भी अला करे इलेक्शन में जो भी आ जाती है, अगर उस पर नहीं करती अमल तो अगले साल उसको बैन होना चाहिए, अगले 5 साल के लिए वो नहीं आ सकती, ताकि उसको खौफ हो कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो फिर उसको डिलीवर मुझे देना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है मैं समझती हूँ ये हमारी बदकिस्मती है। पिछले दिनों में एक बड़े आला ब्यूरोक्रेट के साथ हमारी मीटिंग थी और ऐसे गपशप हो रही थी, तो उसने कहा जी हमारी आवाम इतनी ज़्यादा है
करप्शन इतनी बढ़ चुकी है। अगर हम कोई ईमानदार अफसर भी होता है, उसने खुद अपनी मिसाल दी, मैं नाम नहीं, मैं किसी का काम करता हूँ तो वो उनको यकीन नहीं होता कि मैं ये उनका काम कर दूंगा। वो कहते हैं कि नहीं आप हमसे ये ले लें, आप हमसे वो ले लें, यानी कि दरपर्दा मुझे वो रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। उनको यकीन ही नहीं होता कि जब तक हम पैसे नहीं देंगे हमारा काम होगा। ये तो इस हालत तक हम पहुँच चुके हैं। इस तरह हमारी सियासी जमातों को भी यही हाल है। उनको उस वक्त तक यकीन नहीं होता जब तक फौज के हमारे साथ नहीं होगी तो हम जीत नहीं सकेंगे, हुकूमत नहीं बना सकेंगे, हुकूमत चला नहीं सकेंगे। ये बदकिस्मती कह सकते हैं। फ़ौज का काम है अपने मुल्क की दिफा करना, सरहदों की हिफाजत करना। अब फ़ौज हमारी बेचारी दिफा क्या करे, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ निपट रही है, सरहदों पर अलग कशीदगी है, माशी सलामती ख़तरे में पड़ गई है, जिसकी ये भी फ़ौज को बोझ उठाना पड़ा। आपके सामने आर्मी चीफ को मैं खराज तहसीन पेश कर दूँ, आप मुनीर साहब को, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और आपके सामने कर दिखाया। डॉलर का रेट जो 400 की बातें हो रही है, आज अल्लाह का शुक्र है 285 पे आ गया। खाद जो है फर्टिलाइज़र स्मगलिंग हो रही थी, चीनी स्मगलिंग हो रही थी, पेट्रोल स्मगलिंग हो रहा था। 200 अरब उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, तकरीबन 20 मिलियन डॉलर भी इकट्ठे कर लिए हैं जो लोगों के ये रस्ते में पकड़े गए हैं। तो इस तरह सियासी जमातों को भी अब यही वाली पॉलिसी कंटिन्यू जारी रहती है। और मैं समझती हूँ जो भी जमात इलेक्शन में आएगी वो अगर इसको जारी रखेगी तो उसको वेलकम होगा और पाकिस्तान टेक ऑफ भी कर जाएगा, उनकी नेकनामी भी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें इन्हें अपनानी है, ये अपना के पाकिस्तान ऊपर जा सकता है। बहुत सारे नुकात आज हमने डिस्कस किए। आपका बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आप शो में हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूँ और आवाम को खुशखबरी दे दूँ, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा सॉवरन वेल्थ फंड बनाया 100 अरब डॉलर से, जो कि 60वां ममालक है पूरी दुनिया में और 51 ममालक में शामिल हो चुका है। ये बहुत बड़े, जो लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, उन्होंने अपने चंद अदारे जो कि प्रॉफिटेबल थे उनके जो है 100 बिलियन डॉलर का कैपिटल से स्टार्ट लिया और यही वजह स्टॉक भी बढ़ा और बाहर की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और मैं समझ डॉलर का रेट जो इस वक्त 285 है, फिर 280 है, 70 है और 250 तक जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये हमारी आवाम का तावन साथ रहा। इस महीने आपने देखा एक्सपोर्ट पौने 3 अरब डॉलर हुई है, हमारी वर्कर में से 2.5 अरब डॉलर हुई है। एक्सचेंज कंपनी ने 2 महीने में 70 करोड़ डॉलर जमा कराए हैं। तो 5.5 अरब डॉलर हमने अपने वसाइल से इकट्ठे करके पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट है उसको इंशाल्लाह सरप्लस में हम लेके आएंगे और रुपये सरप्लस होगा इंशाल्लाह। बहुत सारे नुकात के ऊपर हमारी बात हुई और बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। आपका बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।